बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। बहुत दिनों से ये बातें हो रही हैं कि असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, कब फैसला किया जाएगा, हुकूमत की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आएगा। ज़राए आज सारा दिन इसी हवाले से बात करते रहे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जबकि कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। अब देखना यह है कि ये फ़ैसला दुरुस्त हुआ है या नहीं हुआ, या यह फ़ैसला हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अब से कुछ देर कबल की अगर बात की जाए तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी तक 8 अगस्त या 12 अगस्त के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। जब फ़ैसला होगा तो कौम को इत्तला दे दी जाएगी। ये जो बैक एंड पे गुफ्तगू हो रही है, बैक एंड पे ज़राए बता रहे हैं कि 8 अगस्त के हवाले से बातें भी हो रही हैं। 8 अगस्त पे पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक भी हो गया है। असम्बलियों की तहलील में आइन इस हवाले से क्या करता है, ज़रा थोड़ी सी बात उस हवाले से करते हैं, फिर बुनियादी सवाल हमारा यही रहेगा जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। आइन हमें ये कहता है कि 224 जो आइन का आर्टिकल है उसमें ये वाज़ेह है कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने पर तहलील होगी तो 60 रोज़ के अंदर नए इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन कबल इस वक्त अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। अब क्या ऐसा तो नहीं कि 8 अगस्त की जो बात की जा रही है वो इसीलिए है कि इलेक्शन अक्टूबर के बजाय नवंबर में हो ताकि 90 रोज़ का टाइम दे दिया जाए। लेकिन अगर 12 अगस्त को ही असम्बली तहलील होती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। हुकूमत बैक एंड पे क्या सोच रही है, मज़ीद इस हवाले से हम जो है अपने मेहमानों से जानेंगे उनकी क्या राय है। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद। मोहसिन रज़ा खान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल करूंगी, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमत का कौमी असम्बली 12 अगस्त के बजाय 8 अगस्त को तहलील करने का फैसला मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है या नहीं? देखिए जी, फैसला तो जाहिर है कि दो जो मेजर पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल पार्टी, इन्होंने ही करना है। वो कि पीपल पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो है जाहिर है कि वो मैटर करती है। और JYF है, उसकी जो सलाह मशवरा है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीडीएम के चेयरमैन जो है मौलाना फजल रहमान भी हैं। तो ये 3 हस्तियां जो हैं यही डिसाइड करेंगी। और अगर ये जो फैसला जो आप जिसकी बात कर रहे हैं तो जी ये जी इन तीनों की मुशावरत से ज़रूर हुआ होगा। ये नहीं है कि मौलाना फजल रहमान को इस फैसले से आउट किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफ़ी अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर चुके थे और फिर उनको बड़ी मुश्किल से ये जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो है मनाया है। आपने बात सही की है कि सिर्फ जो है मामला है 2 महीने का जी या 3 महीने का, या इलेक्शन होंगे अगले 12 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को, और या फिर नवंबर में जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। 1 महीने का ही बीच में फर्क आता है। तो ये इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये देखने की बात है। ये क्यों 1 महीना और बढ़ाना चाह रहे होंगे जो पीडीएम वाले हैं, शहबाज शरीफ है, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्होंने एक काम तो कर लिया कि मुल्क को डिफॉल्ट से हमने बचा लिया। अब जो रिलीफ ठीक। है लोगों को जो देने की वो अभी नहीं की, तो हमें शायद 1 महीना और मिले तो हम कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ देने के काबिल हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो अहम है वो ट्रायल जो हो रहे हैं पीटीआई के लीडर खासकर इमरान खान के, तो वो जी ये समझते हैं कि हम जो है वो उनके होने तक ही जो है वो हो जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। और अगर नहीं भी हैं तो फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो पत्नी किसकी आती है, तो उस दौरान में जो है ना ये फैसला जो है ये भी हो जाए। ठीक हो ये गया ब्रिगेडियर एक साहब, बहुत आपका कुछ पॉइंट मजबूरी आ है। गया है। अमानुल्लाह साहब आपके सामने भी मैं यही सवाल रखना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमत खुद चाह रही है कि असम्बली जो है वो मुद्दत पूरी करे, या फिर मुद्दत से पहले कबल इस वक्त अगर कौमी असम्बली तहलील कर देते हैं 90 रोज़ का टाइम मिल जाएगा, क्या चाह रही है इस वक्त नून लीग? देखिए वो आईनी पोजीशन तो यही है कि अगर अपनी असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, 60 दिन के अंदर। और अगर 1 दिन पहले भी असम्बली को तोड़ दिया जाता है फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। तो अब ये 90 दिन और 60 दिन की बात है। अब इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं।
کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کس وقت لانا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے کا الیکشن بھی ہو سکتا ہے. ابھی جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اگر یہ سینسس کا ایشو ہے، جب ایک سینسس ہو گیا ہے، 2017 کا سینسس بھی ڈسپیوٹڈ تھا، بات این کیو کی نہیں ہے، آئین اور قانون کی ہے. کیونکہ اس سینسس کو اس میں نہیں رکھا گیا سی سی آئی میں، کونسل آف مشترکہ مفادات کے کونسل میں نہیں رکھا گیا. رکھا گیا تو اس کی منظوری پروویژن لیے گی، وہ بھی ایک حصہ تھا جو جناب ثاقب نثار صاحب جلدی الیکشن کرا رہے تھے. اس میں دباؤ ڈال کر الیکشن کمیشن پر انہوں نے جو الیکشن کروائے تھے 2018 کے، یہ سب لوگ بھول جاتے. اب ریکارڈ دیکھ لیں، سپریم کورٹ نے زبردستی کہا کہ الیکشن کروائیں، حالانکہ اس وقت تک الیکشن کے لیے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے اور وہ نوٹیفائڈ نہیں ہوا تھا سینسس 2017 کا. آج بھی فائنلی جو ہے وہ نوٹیفائڈ نہیں ہوا ہے، آج بھی وہ ابھی بھی وہی چل رہا ہے 2017 والا پروویژنل جو ہے، جو منظوری سی سی آئی نے دیا ہے. کیونکہ انہوں نے خود سی سی آئی نے تسلیم کیا تھا کہ ہم کراچی کے معاملات کو اور دیگر معاملات کو جہاں جہاں لوگوں کے ریزرویشن ہیں سینسس اس کو دوبارہ ہم ایڈریس کریں گے، مگر وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا اور وہ ابھی تک جو ہے سی سی آئی نے فائنلی اس کو اپروو نہیں کیا. اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے آئینی اور قانونی طور پر ایک ڈیجیٹل سینسس شروع کر دیا ہے. اس کا آؤٹ کم بھی ابھی آنا باقی ہے، اس کو ابھی تک سی سی آئی میں نہیں رکھا گیا ہے. اب 2017 والا بھی کمپلیٹ نہیں ہے سینسس کا، جو ایک آئینی تقاضا ہے، اور اس لیے جو اس وقت 2018 میں ہلکا بندیاں ہوئی تھی وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ کے دباؤ پر ہوئے. حالانکہ یہاں بلوچستان ہائی کورٹ میں کئی کیسز میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی تھی، مگر اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے نہیں، آپ نے الیکشن بس ہر حال میں کرانے، جیسا بھی ہے بس الیکشن کراؤ. تو بہت سارے فیصلوں پر عمل بھی نہیں ہو سکا، اس لیے نہ آئین پر عمل ہوا ہے نہ قانون پر عمل ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. محسن رضا خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے سیاسی اعتبار سے؟ اگر قبل از وقت قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں، یہ آئینی اختیار حکومت کے اس کے پاس ہے اور وہ موجودہ موجود کو کہہ رہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل ہونے دے یا قبل از وقت انتخاب کرائے. تو یہ تو حکومت کا اختیار ہے اور اس آئینی اختیار کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی صوابید ہے کہ وہ اس کو پہلے بھی کروا سکتے ہیں، ساتھ میں بھی نوے میں بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ تو ایشو نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہونی چاہیے اور ہمارا فوکس کو اس میں ہونا چاہیے. میں بھی سمجھتا کہ حکومت میں جو ہے اختیارات ہے اس میں بھی ہمیں دو سوال اٹھائے اور ان کو جو ہے حکومت کی منہ کو مضبوط بنائے. ہمیں حکومت کے جو آئینی اختیارات ہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ جو حکومت آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور الیکشن کراتی ہے جس سال میں، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور انتخابات کی طرف اپنی نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بنیادی سوال ہمارا یہی ہے، کیا حکومت قومی اسمبلی 12 اگست کے بجائے 8 اگست کو تحلیل کر سکتی ہے؟ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ 63% کو لگتا ہے کہ جی ہاں یہ فیصلہ درست ہے، جبکہ 38% اس کی نفی کر رہے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کے استدعا کو مسترد کر دیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے یہ کہا کہ میں عدالت کی توجہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر دلانا چاہتا ہوں. آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. جسٹس اجمل میاں کے فیصلے میں سیکشن 8(2) کا حوالہ دیا گیا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل صرف افواج کے اہلکاروں کا ہو سکتا ہے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی. جبکہ اس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ آپ کے مطابق ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں. اگر عام شہری ملکی دفاع کے خلاف کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟
बुनियादी सवाल अपने मेहमानों की जानिब हम यही बढ़ाएंगे कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं, उनको क्या लगता है। अमानुल्लाह साहब, ज़रा इस हवाले से मैं कानूनी हैसियत जानना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हमें गाइड करें कि कानून क्या कहता है। देखिए, ये जो आर्मी कोड की बात की जा रही है, मैं बतौर एक तालिब इल्म समझने से कासिर हूँ कि आर्मी कोड का या मिलिट्री कोड का तो जिक्र कहीं कानून में नहीं है। ये मिलिट्री कोड जो है स्पेशली बनाए गए थे जब केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से रेड था 2015 में, और इस एपीएस के वाक़े के बाद जो पिशावर में हुआ था दिसंबर 2014 में, तो वो एक खास मुद्दत के लिए मिलिट्री कोड बनाए गए थे आए। तो वो मुद्दत खत्म हो गई, आइन के तहत उसको दोबारा जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिला, तो मिलिट्री कोड का इशू जो है खत्म हो गया। मगर उनकी जो सजाएं थी मिलिट्री कोड की, उन सजाओं को जब हाई कोर्ट पेशावर में चैलेंज किया गया तो उसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि सिविलियन को जो है मिलिट्री कोड में चार्ज नहीं किया जा सकता। उनकी सजाओं को उन्होंने कालादम करार दे दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त की हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ने उसको चैलेंज किया कि नहीं, सिविलियन का आर्मी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है और सजाएं भी हो सकती हैं। सही। और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक स्टे दे रखा है, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की राय ये थी पहले कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का वो ट्रायल हो सकता है। अब तक की राय सुप्रीम कोर्ट की उस अबूरी हुक्म के मुताबिक मौजूद है। एक बात वो है। दूसरी बात ये है कि अब इशू जो है ये 9 मई 2023 का है, ये मिलिट्री कोड का मामला नहीं है, ये आर्मी एक्ट 1952 का मसला है। आर्मी एक्ट 1952 एक कानून का हिस्सा है। अगर किसी को 1952 के आर्मी एक्ट से एतराज है, वो अपनी जगह पर बजा है कि कोई भी आइन में लिखा आर्टिकल 8 है, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो तो उसको कालादम करार दिया जा सकता है। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आर्मी एक्ट 1952 एज ए होल वो आइन के आर्टिकल 8 के मुतसादिम है, फिर तो पूरे एक्ट को उड़ा सकती है। मगर उस एक्ट के अंदर ये लिखा है कि जहां पर आर्मी के अपने इंस्टॉलेशन पे आर्मी के विद इन डोमेन ऑफ द आर्मी कोई जुर्म करता है तो वो लामाला आर्मी का जो अपना मैकेनिज्म है वो मिलिट्री कोड नहीं है, वो एक मैकेनिज्म है कोर्ट मार्शल का। ठीक हो गया। अमानुल्लाह साहब, कानून इस हवाले से क्या कहता है आपने हमें आगाह किया। मोहसिन रज़ा खान साहब, आपसे मेरी गुजारिश कि आप हमें बताएं, क्या हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त हमने देखा कि गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई है, क्या ये दरख्वास्त दुरुस्त है? जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एतमाद की कमी है और चीफ जस्टिस का उनके 88 जज जो है उनके फैसलों पे पाकिस्तान की 20 सियासी जमातों को इत्मीनान नहीं है, इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि वो फुल कोर्ट बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये केड बन गई है फुल कोर्ट बनाने की, और वो इस मामले पे जो है कौम को इत्मीनान में लेने और जो फरीक है उनको इत्मीनान में लेने के बजाय इस बात पे डट गए हैं कि वो किसी मर्जी के बेंच बनाएंगे और जिस तरह चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे। ये तरीका कार आइन और कानून के मुताबिक शायद उनका दुरुस्त हो, लेकिन इखलाकी तौर पे ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। और जबकि हम देखते हैं कि एक जज मसूदी शाह पे एतराज़ हुआ तो वो खुद बेंच से अलग हो गए। इसी तरह दीगर जज जो है वो डटे हुए हैं और चिंते हुए हैं और मुख्तलिफ बेंचों से। ठीक हो गया मोहसिन साहब, आपका पॉइंट आ गया है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं, ये तो हमने जान लिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, खासकर जबकि 9 मई का वाकया हुआ है। इससे बड़ा और तानिया क्या हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ तो जो है फौज की और पाकिस्तान की बुनियादें जो है वो हिला दी गई, और ये जो इतना शोर जो ये मच गया है मिलिट्री कोर्ट्स का, इसकी वजह क्या है? क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, हर चीज सामने आ गई है। 17 मिलिट्री कोर्ट्स बन चुके हुए हैं, जिन्होंने ट्रायल के ऊपर जाना है वो लिस्टें बन के जो है ना वो नाम जा चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स को।
खतरा क्या है? खतरा यही है कि अभी वो प्लानर्स की तरफ बात चली गई है, और वो जो भी अभी आ रहा है वो बता रहा है कि जी हमें किसने बताया था। ये सबसे बड़ा खतरा है जिससे उनको, वरना वो जो क्यों अचानक हमें जो है सिविल कोर्ट्स की, हमें सिविल कोर्ट्स की तारीख पता नहीं है, उन्होंने तो कभी फैसले किए ही नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि यही जो हमारे जो चीफ जस्टिस पंजाब साहब हैं, ये तो बड़े सपोर्ट कर रहे थे जब 2015 में जब ये मिलिट्री कोर्ट्स बनी और वो जो ट्रायल्स हुए तो उस वक्त तो उसके बड़े फेवर में थे। और खासकर जबकि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो उनको एक्सटेंशन मिली क्योंकि इन्होंने हायर जुडिशरी ने अपने रिफॉर्म्स नहीं किए 2 साल के अरसे में, फिर एक्सटेंशन मिली और फिर ये इनका पीरियड आ गया इमरान खान का। तो ये उनकी ड्यूरेशन में 23 और 24 जो इस तरह के जो सस्पेक्ट्स थे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई को, उनको बड़ी बड़ी सजाएं हुई, सजाए मौत भी हुई, 14 साल कैद भी हुई है, इनके ज़माने में हुआ। इनको सपोर्ट इन्होंने ही किया। अपने चीफ जस्टिस जो आज के हैं, ये कहाँ थे आपके लतीफ़ खोसला साहब, कहाँ थे ये आपके एजाज अहसन साहब? उन्होंने तो उस वक्त कोई इतराज़ नहीं उठाया, बल्कि लतीफ़ खोसला साहब ने तो एक टाइम पे ये कहा था कि नवाज शरीफ की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने चाहिए, वो उसके हक में थे। आज ये इसके खिलाफ ये कैसे हो गया? किस नजरिए? ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। जरा पब्लिक पोल की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है? 45% को लगता है कि जी हाँ हो सकता है और होना भी चाहिए, जबकि 55% को ऐसा नहीं लगता। नाज़रीन, ब्रेक के जानिब बढ़े, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। महंगाई से परेशान आवाम के लिए चीनी और आटा मज़ीद महंगा होने की खबर सामने आई है। एक जानिब दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरे मुल्क में आवाम इस हवाले से परेशान है। अब आटा और चीनी भी महंगा हो रहा है, बिजली की महंगाई से भी हम तंग हैं, गैस के नर्ख भी बढ़ने की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कसूरवार कौन है? या फिर आने वाले वक्त में हम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हैं कि आवाम पे मज़ीद महंगाई बम गिरने वाला है? कुछ इत्तलात तो ऐसी मौसूल हो रही थी कि महंगाई में अब शायद कमी होगी और इलेक्शन तक ये कमी जो है वो मुतवक्के थी, लेकिन अब हालात इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं और महंगाई बम जो है वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक जानिब हमें ये तो समझ आता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं या फिर जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं, ये चीनी और आटा इनकी प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, इनके नर्ख क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, इनको क्यों महंगाई की तरफ ले जाया जा रहा है? आखिर इसका कसूरवार कौन है और इसके पीछे क्या असबाब हैं? अपने मेहमानों से जान लेते हैं। ये भी हम जानेंगे, जो बुनियादी सवाल हमारा है कि क्या PDM अपने दौरे हुकूमत में गरीब को रिलीफ देने में किसी हद तक नाकाम हुई है या कामयाब हुई है? उन्हें क्या लगता है? मोहसिन रज़ा खान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। क्या लगता है आपको, PDM हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे पाई है? जी मोहसिन साहब। जी, बात ये है कि अभी IMF का जो महंगा हुआ है, जी जी, उसके बाद मैंने देखा कि डॉलर भी नीचे गया और पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई है, लेकिन जी जी। हमारी जो इंतजामिया है जिलों में और दीगर मुकामात पे वो टस से मस नहीं होती। अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ किरायों में और खाने पीने की अशिया में इजाफा हुआ था, उसे तो इस हिसाब से उन्हें नीचे लाना चाहिए ताकि गरीब आवाम को कुछ फायदा मिले और उन्हें कुछ। लेकिन इंतजामिया है कि उसका पाकिस्तान के इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं है और वो समझती है कि वो अय्याशी करने के लिए आए हैं, वो शहजादे हैं और वो बैठे रहते हैं और आवाम दिखते हैं। महंगाई में अब अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो फिर किरायों में और कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो कमी हुई है इसका फायदा गरीब आवाम को नहीं पहुंचता। तो हमें ये भी कहना चाहिए कि हुकूमत की मशीनरी जो है बड़ी नाअहल है और इसकी इस्लाह की जरूरत है और जो लोग काम नहीं करते इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक हो गया मोहसिन साहब। एक जानिब हम नेसेसिटीज़ की जब बात करते हैं तो बुनियादी हमारी ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, एक जानिब तो बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सामना हमें अब सारा साल रहता है, दूसरी जानिब नेपरा ने जो टैरिफ दिया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का जो 1 यूनिट है वो औसतन तकरीबन 45 रुपए का है और पीक आवर्स में ये 50 से 52 रुपए का हो जाता है।
फिर लोड शेडिंग भी है और नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, आवाम किस जानिब जाएगी? देखें, जो 300 यूनिट तक आवाम को सहूलत हासिल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं तो वो इसकी कीमत भी अदा करें। जब लोगों को एसी इस्तेमाल करने का शौक है तो वो कीमतों में भी इजाफे के बोझ को बर्दाश्त करें। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप एसी भी इस्तेमाल करते हैं और आप बिल भी जो है गरीबों के बराबर देना चाहते हैं। इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो IMF का हमने वायदा किया है, इसमें हमने उनसे वादा किया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। अगर ये मुआहदा ना करते और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, खुदा न खास्ता, तो फिर भी इससे ज्यादा इजाफा होना था। तो हमें चाहिए कि इस मामले को एक कड़वा घूंट समझ कर पी लेने चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, तभी कुछ बेहतरी के हालात नजर आएंगे। अभी तक तो हमें महंगाई ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अमान अल्लाह साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त मुल्क में जो महंगाई का बम गिर रहा है और मजीद इजाफा हो रहा है, इसका कसूरवार कौन है? हाँ जी, बात ये देखें कि महंगाई ये या उसके अंदर जो है चीजों का कम होना ज्यादा होना, मेरे नजदीक में ये हमारा पैरामीटर है मईशत का। ये किसी हुकूमत के बस में नहीं है। हम लोग सतही तौर पर बातें तो करते हैं मगर हकीकी तौर पर उसका जायजा नहीं लेते हैं। ये शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की मईशत इतना रोज बरोज गिरती जा रही है। अब ये महंगाई को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। मगर दूसरी तरफ अगर कोई रियलाइज किया जाए तो वो जो चीजों का जो एक एवरेज है, मैं ये आवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ मगर हकायक के तौर पर कह रहा हूँ कि जब एक जमाने में चावल और गंदम की कीमतें एक तरह से बहुत ही कम होती थी हमारे दौर में, उस वक्त तो चीजें भी कम मिलती थी। अब जो है 6,000 रुपए मन जो है अगर चावल जाएगा अपना साली का या उसका गंदम का, तो इसके बाद लामाला कीमतें भी उसी दर्जे पर जाएंगी। इस तरीके का ज़राअत के अंदर ये जो बढ़ाया जा रहा है कीमतों को और वो कीमतें आगे एक्सपेक्ट करते हैं चीजों को, ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हम उस सतह पर जा ही नहीं सकते जिस सतह पर। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी वेरी क्विकली मैं जानना चाहूंगी क्या PDM अपने दौरे हुकूमत में गरीब को रिलीफ देने में कामयाब हुई है या नहीं? आपको क्या लगता है इस हवाले से? ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्या जी? नहीं, आपका कट गया था जी। आपको क्या लगता है क्या PDM अपने दौरे हुकूमत में गरीब को रिलीफ दे पाई है? नहीं दे पाए, क्योंकि मैंने ये बताया कि जी इनकी बहुत सख्त मजबूरियां थी। IMF ने ऐसे जकड़ा हुआ था कि वो उनको हिलने ही नहीं दिया और जिसकी वजह से आपके तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर वो बढ़ ही नहीं सके। आपकी रुपी वैल्यू जो है ना वो ठीक हुई नहीं। जैसे ही ठीक हो गया सर, हमारे पास वक्त मुख्तसर है, हमें प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की जानिब ले जाना है। माजरत के साथ आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन आपको भी लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। जरा जल्दी से पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। सिर्फ 30% को ऐसा लगता है कि PDM अपने दौरे हुकूमत में रिलीफ देने में कामयाब हुई है, जबकि 70% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।